चैप्टर 13 की शुरुआत होती है। वो सर्वेंट खाने को लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी जिन्वो का पेट भूख की वजह से गुड़गुड़ करने लगता है। ये आवाज सुनते ही वो सर्वेंट हैरानी से जिन्वो की ओर देखते हैं। जिन्वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, वो क्या है ना, मैं भूखा हूँ। ये सुनते ही युन मुस्कुराते हुए सर्वेंट से कहता है, खाना यहीं पे रख दो। एक सर्वेंट हैरान होते हुए पूछती है, माफ करना लॉर्ड युनसा, आपने क्या कहा? युन गुस्से से घुटते हुए कहता है, मैंने कहा ना खाना यहीं पे रख दो, क्योंकि ये सर्वेंट बॉय भूखा लग रहा है। वो सर्वेंट्स वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्वो खाना खाने के बाद खुश होते हुए उन सर्वेंट से कहता है, खाने के लिए आपका शुक्रिया। अब वो सर्वेंट खाने को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। ये देखते हुए जिन्वो सोचता है, अभी भी कितना खाना बचा हुआ है, ये तो खाने की बर्बादी हो गई। अब जिन्वो देखता है कि युन किताब पढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो सोचता है, ये तो राहत की बात है। ऐसा लगता है कि वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वो युन की ओर देखते हुए सोचता है, जब वो तलवार पकड़ता है तो बिल्कुल एक यमराज जैसा लगता है, लेकिन इस तरह चुपचाप बैठे हुए वो किसी हेवनली जेंटलमैन की तरह दिखता है। किस तरह की किताब इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है जो वो पढ़ रहा है? मुझे लेटर्स अच्छे से तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वो इस किताब का टाइटल पढ़ता है, की है रॉक, जिसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ ट्रैवल्स। ये सुनते ही युन शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए जिन्वो से पूछता है, क्या तुम पढ़ सकते हो? जिन्वो हंसते हुए कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। युन उससे पूछता है, तुम जैसे गरीब आदमी को पढ़ना कैसे आता है? जिन्वो कहता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें लेटर्स पता हो तो तुम्हें चाल 2 बार की बजाय एक ही बार में समझ आ जाएगी। युन जिन्वो को ही घूरे जा रहा था। ये देखते ही जिन्वो घबराते हुए सोचता है, हाँ ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? क्या पढ़ना जानना गलत है? तभी युन कहता है, तो तुम्हारे पास एक यूजफुल टैलेंट है। ये सुनकर जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है। युन कहता है, इधर मेरे पास आओ। युन अभी भी कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या कहा यंग मास्टर? युन कहता है, मुझे दोबारा कहने पे मजबूर मत करो। ये सुनते ही जिन्वो घबराते हुए कहता है, ये मेरी आदत है यंग मास्टर, और युन के पास जाता है। युन उसके सामने किताब रखते हुए कहता है, इसे पढ़ो। ये देखते ही जिन्वो घबरा जाता है और सोचता है, हाँ दोबारा यंग मास्टर को कहने पे मजबूर मत करो, दोबारा यंग मास्टर को कहने पे मजबूर मत करो। अब मैं क्या करूं? अब वो किताब हाथ में लेता है, लेकिन पढ़ने से पहले वो घबराते हुए युन से कहता है, लेकिन यंग मास्टर मैंने ये किताब पहले नहीं पढ़ी है, मुझे सिर्फ कुछ लेटर्स ही पता है, सारे नहीं। युन गुस्से में कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते? ये सुनते ही जिन्वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। अब जिन्वो गहरी सांस लेता है और पढ़ना शुरू करता है। वो पढ़ता है, ग्योम्यो दुविधा में फंसा हुआ था, हालांकि गोल उसके सामने ही था। वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो दोस्त दुश्मन और सच और झूठ में अंतर नहीं कर पा रहा था। फिर राजकुमार गोंग हांग वो पढ़ते पढ़ते अटक जाता है। तभी युन कहता है, राजकुमार ती हुआंग आगमन। ये सुनते ही जिन्वो घबरा जाता है और पैनिक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, राजकुमार ती हुआंग आगमन। फिर प्रिंस ती हुआंग आगमन आए और ग्योम्यो को जवाब दिया। अंत में ग्योम को याद आ गया कि इस जिन्वो फिर से अटक जाता है। तो युन कहता है, स्ट्रेटजी। अब ये सुनते ही जिन्वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हाँ संकट से उबरने की रणनीति को याद किया गया। अब जिन्वो को पढ़ता हुआ सुन धीरे धीरे युन को नींद आने लगती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। अब रात से सुबह हो जाती है। युन सो रहा होता है। तभी कांगी आकर उसे जगाता है। लॉर्ड युनसा। कांगी की आवाज सुनकर युन जाग जाता है। कांगी बड़े रोते हुए से पूछता है, लॉर्ड युनसा क्या आप ठीक है? युन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ब्लैंकेट के अंदर कुछ हलचल होने लगती है, जो देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही युन ब्लैंकेट हटाता है, वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ब्लैंकेट के अंदर जिन्वो होता है, जो बड़े ही आराम से सो रहा होता है। जिन्वो को इतने आराम से सोता हुआ देख
यून पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। कांगी उससे कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड यूनसा, मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज न आने के कारण मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई होगी और मैं अंदर आ गया। आपके उठने का समय हो गया था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये सुनते ही यून हैरान होते हुए कहता है, उठने का समय तो पहले ही बीत चुका है, तो क्या मैं देर तक सोता रहा? यून एक जगह पर आता है जहाँ पर युवान उसका स्वागत करते हुए कहता है, ओह यंग मास्टर, आप आ गए। ऐसा लगता है कि आज आपको देर हो गई है। यून कहता है, सही कहा। युवान वरीड होते हुए पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप बीमार हैं? यून कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं देर तक काम करता रहा। युवान कहता है, शुक्र है। ये सुनकर तसल्ली हुई और यून को एक रोल देते हुए कहता है, हाँ ये लीजिए। यून हैरान होते हुए उस रोल को लेते हुए पूछता है, अब ये क्या है? युवान कहता है, लगभग 2 घंटे पहले साबुदान का एक मैसेज आया। अब यून उस रोल को खोल के देखता है। चलिए हम तब तक साबुदान के बारे में कुछ जान लेते हैं। साबुदान एक ऐसा संगठन है जो गुप्त जगत में सूचनाएं खरीदता और बेचता है। वो जीवन सिंसों को आधार बनाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। फायदा कमाने वाली कोई भी जानकारी वो बिना किसी झिझक के बेच देते हैं। उनकी सूचनाओं का पैमाना और क्वालिटी उनके फेम के बराबर है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे वो बाजार में ना डाले, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वो पता ना लगा सके। बस शर्त ये है कि आप उसके लिए उचित कीमत चुकाएं। और चा यूनसा यानी कि यून भी उन्हीं इमिटेटर्स के ग्रुप का एक क्लाइंट है, और वो एक वीआईपी क्लाइंट भी है जो हर महीने फी भरता है। उस रोल में एक जगह का नक्शा होता है। अब उस मैसेज को पढ़ते ही यून वापस उस रोल को युवान को देते हुए पूछता है, तो क्या इस बार जानकारी पूरी तरह कंफर्म की जा सकती है? युवान कहता है, जी हाँ, मैसेंजर की रिपोर्ट के आधार पर तो यही सच है। शिकार के दौरान बाल बाल बचे लेकिन जिंदा वापस लौटे एक व्यक्ति के बयान के अनुसार उनकी संख्या बहुत कम है, केवल 30 लोग। यून हैरान होते हुए पूछता है, क्या सिर्फ 30 लोग? युवान कहता है, ये सच है कि उनकी रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है, और कहा जाता है कि वो हताशा और क्रूरता के साथ लड़ते हैं। मैंने सुना है कि वो इंसानों के साथ गहरी नफरत रखते हैं और समुद्री डाकुओं के साथ ग्रुप बनाकर ट्रैवल करते हैं। इस बार आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए यंग मास्टर। ये सुनते ही यून वहाँ से जाते हुए कहता है, ये आसान चीजों से बेहतर है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। यून को वहाँ से जाता हुआ देख युवान पूछता है, क्या आप अभी वहाँ जाना चाहते हैं? वहाँ जाने से पहले बर्फ के थोड़ा पिघलने का इंतजार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही यून रुक जाता है और युवान से कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये कोशिश बिना किसी बाधा के पूरी तरह सफल होगा। नेक्स्ट सीन में जिनवू अभी भी मजे से सो रहा होता है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। वो उबासी लेता है और जैसे ही वो अपने सामने किसी को देखता है, वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और फिर घबरा जाता है। कांगी उसके पास आता है और उससे पूछता है, ओह तुम जाग गए? कांगी को देखते ही जिनवू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, हाँ ये तो वही आदमी है जिसने नहाते वक्त मुझे कपड़े दिए थे। अब कांगी वरीड होते हुए कहता है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मेरे कोशिश करने के बावजूद भी तुम नहीं उठे। मुझे लगा कि तुम शायद बीमार हो। ये सुनते ही जिन्नू हैरान होते हुए सोचता है, हाँ उसने कहा कि वो वरीड है। माँ के गुजर जाने के बाद मैंने ये सब पहली बार सुने हैं। और हिचकिचाते हुए कांगी से कहता है, नहीं वो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ था, और वैसे भी कल रात में देर तक जागता रहा। कांगी कहता है, ओह ऐसा है, तो क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? जिन्नू कहता है, हाँ। अब कांगी जिन्नू से कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जिन्नू हैरान और कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुमने कहा कि हम वापस जा रहे हैं? कांगी कहता है, हाँ हमें बाहर की रेजिडेंस की ओर वापस चलना चाहिए। जिन्नू कहता है, तो फिर मुझे यंग मास्टर से गुड बाय कहने दो। कांगी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं और वो कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर जिन्नू शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा?
और दुखी होते हुए सोचता है, एक बार अगर मैं बाहर के रेजिडेंट में लौट जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर कभी यहाँ आने की कोई जरूरत होगी। इसका मतलब है कि मुझे अब उस डरावने यंग मास्टर को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इस जगह को छोड़ने के ख्याल से ही मेरा दिल थोड़ा भारी क्यों हो रहा है। यंग मास्टर ने उन 2 दिनों में मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। क्या इसका कारण ये है कि मुझे अभी तक उन्हें ठीक से थैंक यू कहने का भी मौका नहीं मिला है। जिन्हों ये सोच ही रहा था कि तभी कांगी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जाना नहीं चाहते? मेरे साथ आओ। कांगी के ये कहते ही जिन्वो कांगी को फॉलो करने लगता है। कांगी उसे कहता है, तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना दे देता हूँ। जिन्वो कहता है, ठीक है। अब कांगी जिन्वो को किचन में लाता है। किचन में बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे होते हैं। अभी एक सर्वेंट उन दोनों को देखते ही हैरान होते हुए कांगी से पूछती है, ओ कांगी, तुम जिन्वो को यहाँ क्यों लाए? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यंग मास्टर हमेशा जिन्वो को अपने साथ हर जगह ले जाते हैं? कांगी सर्वेंट से कहता है, ऐसा नहीं है। और हाँ, ज्यादा बात मत करो, तुम बस उसके लिए खाना लगा दो। मैं उसे खाना खिलाकर बाहर के रेजिडेंट में भेज दूंगा। वो सर्वेंट वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो। और जिन्वो को अपनी ओर बुलाते हुए कहती है, सुनो, तुम यहाँ आओ। जिन्वो कहता है, क्या मैं? ठीक है। अब वो सर्वेंट जिन्वो को किचन के अंदर लाती हैं और उसे एक जगह पर बिठाकर कहती है, यहाँ बैठ जाओ और थोड़ी देर इंतजार करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तो थोड़ी देर इंतजार करो। जिन्वो कहता है, हाँ ठीक है, और खुश होते हुए सोचता है, वाह कितनी स्वादिष्ट स्मेल है। तभी वो 2 सर्वेंट को बात करते हुए सुनता है, जिनमें से एक कहती है, फिर से और भी बाल हैं। मुझे लगता है कि हाथ जितना बड़ा चूहा अभी अभी अंदर वापस आया है। दूसरी कहती है, जरा मुझे देखने दो। तभी एक और सर्वेंट कहती है, वो चूहे पकड़ने वाला जाल लगाने के बाद भी यही हाल है। फिर एक सर्वेंट गुस्से में कहती है, ये तो बिल्कुल बेकार है। कल जो सूखा मांस हमने लटकाया था वो सब गायब हो गया। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन सर्वेंट की बातों को सुनकर जिन्वो हैरान होते हुए सोचता है, सच में इसकी वजह से मुझे चैन से रहने में दिक्कत हो रही है। ये अजीब है, चाहे जैसे भी देख लूं, ये चूहे के बाल तो नहीं है। हाँ सर रुको, ये तो। जिन्वो ये सोच ही रहा था कि तभी सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर आती है। जिन्वो उसका शुक्रिया अदा करता है और इतने स्वादिष्ट खाने को अपने सामने देखकर वो भूल जाता है कि वो क्या सोच रहा था और खुश होते हुए कहता है, मैं ये खाना जरूर खाऊंगा, और उस बाल के बारे में भूल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में खाना खाने के बाद कांगी जिन्वो को रास्ता समझाते हुए कहता है, सीधे चलते रहो, ये एक तरफा रास्ता है, इसलिए तुम खो नहीं सकते। जिन्वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतनी सारी चीजें तैयार करने के लिए। कांगी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। और मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। जिन्वो कहता है, हाँ बिल्कुल, और उदास होते हुए सोचता है, अगर मैं उस पुरानी जगह पर वापस गया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं सर जोस से फिर मिलूंगा। मुझे उनका दोबारा सामना करना ही पड़ेगा। अब मेरा यहाँ आने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। मैं क्या करूँ? जिन्वो को इस तरह सोच में डूबा हुआ देख कांगी हैरान होते हुए उससे पूछता है, जिन्वो क्या तुम नहीं जा रहे हो? जिन्वो घबराते हुए कहता है, ओ हाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, गुड बाय। अब जिन्वो वहाँ से निकलकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था, उन बाकी सर्वेंट के साथ। वहाँ पहुँचते ही जिन्वो सोचता है, लकीली सूरज पूरी तरह से नहीं डूबा है, मैं आखिरकार यहाँ पहुँच ही गया। जिन्वो को वहाँ देखते ही एक बूढ़ी सर्वेंट घबराते हुए कहती है, अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें वापस आने का आदेश दिया था? जिन्वो कहता है, हाँ। जिन्वो को देखते हुए वो सर्वेंट हैरान होते हुए कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम आराम से रह रहे हो। देखो तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठा है। तुम्हें करीब से देखने पर तुम वाकई बहुत खूबसूरत लगते हो। अब वो सर्वेंट जिन्वो से कहती है, यंग मास्टर द्वारा बुरी तरह डांटे जाने के बाद सर जो बीमार पड़ गए हैं और गाक्से का भी यही हाल हुआ है। मैंने सुना है कि गाक्से ने तुम्हें फंसाया था, क्या ये सच है? इसलिए तो यंग मास्टर ने उसे सजा दी। जिन्वो कहता है, हाँ ये सच है। ये सुनते ही वो ओल्ड सर्वेंट कहती है,
मैं समझ गई, मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाँ, मुझे भी पता था तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इतना घिनौना काम करोगे। और कहती है, सर जो अभी देर तक नहीं आएंगे, इसलिए तुम अपना काम हमेशा की तरह करते रहो, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। जिन्हो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिन्हो उसी कमरे में जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था और हैरान होते हुए सोचता है, मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर पहले से एक आदमी मौजूद होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो आदमी गुस्सा होते हुए जिन्हो से कहता है, ये क्या था, एकदम से अचानक बिना किसी आवाज़ या वार्निंग के। जिन्हो माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, और हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन एक बात है। वो आदमी हैरान होते हुए पूछता है, क्या बात है? जिन्हो कहता है, वैसे भी यहाँ पेशाब मत करो, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये सुनते ही वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? जिन्हो कहता है, ये जगह गंदी हो जाएगी, इसलिए प्लीज यहाँ पेशाब मत करो और अपनी उस चीज के साथ खेलो मत। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ, ये क्या था, ये शैतान। अब नेक्स्ट सीन में जिन्हो सोने की तैयारी कर रहा होता है और दुखी होते हुए सोचता है, शायद इसलिए कि मैं अभी अभी एक आरामदायक जगह से लौटा हूँ, लेकिन ये जगह मुझे अनकंफर्टेबल लग रही है। ये सोचते हुए वो सो जाता है। अब आधी रात हो जाती है। अचानक जिन्हो की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने पीछे किसी को महसूस करता है और कहता है, हाँ, यहाँ कुछ है, और सोचता है, हाँ, ये बदबू, क्या वो अपनी दांत ब्रश नहीं करता? हाँ, ये क्या कर रहा है? और घबराते हुए उठ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर नहीं सो सकते? लेकिन वो आदमी गहरी नींद में होता है। तो जिन्हो कहता है, ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। अब जिन्हो एक जगह आकर बैठ जाता है और मायूस हो जाता है और यून के साथ बिताए हुए अपने उन पलों को याद करता है और दुखी हो जाता है। अब कुछ दिन बाद जिन्हो पहले की तरह अपने काम कर रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। उसकी हालत देखकर वो ओल्ड सर्वेंट हैरान होते उससे पूछती है, हाँ, क्या तुम फिर से नहीं सो पाए? जिन्हो कहता है, हाँ, क्योंकि वो खराटे लेता है। अगर ये सिर्फ खराटे की आवाज़ होती तो ठीक होता। वो सर्वेंट पूछती है, तो प्रॉब्लम क्या है? जिन्हो कहता है, एक अजीब सी स्मेल भी मुझे परेशान कर रही है और वो मुझे बार बार छूता रहता है, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनते ही वो सर्वेंट शॉक्ड होते हुए पूछती है, हाँ, तुम्हें वो कहाँ छू रहा है? जिन्हो कहता है, कुछ जगहों पर। वो सर्वेंट उससे पूछती है, क्या वो बस तुम्हें छू रहा था? जिन्हो कहता है, हाँ, उसका वो हथियार, वो बार बार मुझे छू रहा था और उसे रब भी कर रहा था। वो सच में बहुत हार्ड था। और हैरान होते हुए सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो पेशाब भी नहीं कर रहा था, तो उसे किसी दूसरे के शरीर में रगड़ने की क्या जरूरत थी? अब जिन्हो की ये बातें सुनकर वो ओल्ड सर्वेंट परेशान होते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। एक आदमी होने के नाते तुम्हें ये समझना चाहिए था। इसका मतलब है कि वो खुद से ही वो कर रहा था। जिन्हो हैरान होते हुए पूछता है, हाँ, खुद से ही कर रहा था, इसका मतलब क्या है? ओल्ड सर्वेंट कहती है, इसका मतलब है कि खुद के ही प्राइवेट पार्ट को छूना। हे भगवान, मुझे ये सब बातें क्यों समझानी पड़ रही है? क्या तुम किसी माउंटेन पर रहते थे? तुम्हें ये कैसे नहीं पता? जिन्हो कहता है, हाँ, मैं माउंटेन में ही रहता था। ये सुनते ही वो लेडी समझ जाती है। अब वो जिन्हो से कहती है, देखो, बात ये है कि अगर वो लड़का फिर से तुम्हारे साथ ऐसा करे या तुम्हारे साथ सेक्सुअल होने की कोशिश करे तो झिझको मत, उसे साफ साफ कह दो कि तुम ऐसा नहीं चाहते। इस तरह के बिहेवियर को रोकना ही होगा। जिन्हो परेशान होते हुए कहता है, मैं उससे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा ही करता रहता है। अब जिन्हो की ये बातें सुनकर वो ओल्ड सर्वेंट कहती है, तो ऐसी बात है।
और जिन्नू से कहती है, ऐसी सिचुएशन में तुम उस लड़के से बस इतना कह दो कि तुम यंग मास्टर को इसके बारे में बता दोगे। ये सुनते ही जिन्नू घबराते हुए सोचता है, हाँ क्या यंग मास्टर को बता दूं? मास्टर तो यहाँ से बहुत दूर मेन हाउस में है, तो मैं उन्हें ये बात कैसे बता पाऊंगा। अब जिन्नू को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देख वो सर्वेंट उससे कहती है, अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम सच में ये बात यंग मास्टर को बता दो और यंग मास्टर उस लड़की को सजा दे। तुम्हें बस इतना करना है कि उस लड़की को ये बात कहकर धमकाना है। ये सुनते जिन्नू कहता है, ओह क्या ऐसा है, और सोचता है कि मुझे जाकर यंग मास्टर से मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में बर्फ पड़ रही होती है। जिन्नू सफाई कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ गौरव के पैरों के निशान, हाँ क्या यंग मास्टर लौट आए हैं। तभी झाड़ियों से आवाज आती है। झाड़ियों से एक जानवर के कान दिखाई दे रहे होते हैं, जो देखकर जिन्नू यहाँ पर घबरा जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ वो क्या है, और भागते हुए झाड़ियों के पास जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, योल्हा। जिन्नू आगे बढ़ते हुए योल्हा योल्हा कहते हुए चिल्लाता रहता है और सोचता है, हाँ क्या मैंने वो सही देखा था, वो योल्हा ही थी ना। और सोचता है माउंट वोंग यहाँ से बहुत दूर है और इसके अलावा योल्हा सभी से डरती है सिवाय मेरे। तभी जिन्नू को कुछ एहसास होता है और वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ लेकिन मैं हूँ कहाँ, और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं खो चुका हूँ, ये माउंट मॉक तो नहीं है, मुझे जल्दी से वापस चले जाना चाहिए इससे पहले कि मैं और दूर आ जाऊं। जिन्नू ये सोच ही रहा था कि तभी उस जगह को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है, जब उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, जिन्नू मुझे फॉलो करो। जिन्नू भी खुश होते हुए कहता है, हाँ माँ। अब जिन्नू की माँ उससे एक दवाई देती है। ये देखते ही जिन्नू अपनी माँ से कहता है, माँ ये दवाई बहुत ही अजीब स्वाद की है, मैं इसे नहीं पीना चाहता। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं जिन्नू ये दवाई पीने के लिए नहीं है, तुम्हें इसे लगाना होगा। ये सुनते ही जिन्नू घबराते हुए कहता है, लेकिन क्यों माँ? जिन्नू की माँ उससे कहती है, जिन्नू मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा करना होगा, समझ गए? ये कहते ही वो जिन्नू को उस पेड़ से बांध देती है। ये देखते ही जिन्नू घबराते हुए कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे क्यों बांध रही हैं? मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दीजिए माँ। तभी जिन्नू की माँ उस दवाई की शीशी को खोलती है और सीधा उसकी आंखों में डाल देती है। जिन्नू जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है, माँ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ प्लीज मेरी मदद कीजिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी आंखें जल रही है। जिन्नू की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ भी रोते हुए कहती है, जिन्नू मुझे माफ कर देना, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब उस पल को याद करते ही जिन्नू इमोशनल हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं अभी ये सब कुछ सोचने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही वो ठंड के मारे नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और कांपते हुए कहता है, बहुत बहुत ठंड है। और सोचता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। काश कोई होता जो मुझे यहाँ से निकलने में मदद करता। जिन्नू ये सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले वो पहचान पाता कि वो कौन है, वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में कहता है, यंग मास्टर। नेक्स्ट सीन में वो औरत वापस जिन्नू को रेजिडेंस ले आती है। पूरी रात ठंड में रहने की वजह से जिन्नू को बहुत ही तेज बुखार हो गया था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती और वो औरत उसका ख्याल रख रही होती है, जो और कोई नहीं यन होती है। तभी वहाँ ओल्ड सर्वेंट आकर उससे पूछती है, अब इसकी हालत कैसी है? यन हताश होते हुए कहती है, उसे बहुत तेज बुखार है और खांसी भी सीरियस है। ऐसा लगता है कि उसे फ्लू की कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अब वो ओल्ड सर्वेंट कहती है, सही कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतनी ठंड में पूरी रात बाहर रहा। यन हैरान होते हुए कहती है,
मैंने उसे पीछे वाले गार्डन पेविलियन के पास बेहोश पाया। वो भला गर्म कमरे को छोड़कर रात बाहर क्यों बिताएगा? ये सुनते ही वो सर्वेंट गुस्सा होते हुए कहती है, और कौन? वो जरूर उस लड़के डोंगची की वजह से ही होगा। ये सुनते ही यन शॉक्ड होते हुए पूछती है, क्या डोंगची? लेकिन उससे इसका क्या लेना देना? वो ओल्ड सर्वेंट कहती है, ऐसा लगता है कि वो कमीना हर रात जिन्वू को सेक्सुअली हरेस करता है, लेकिन जिन्वू को इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहा है। क्या तुम गिल्टी महसूस कर रही हो? तुमने जिन्वू के बारे में घिनौने झूठ फैलाने तक की हद पार कर दी, जबकि उसे तो ये भी नहीं पता कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, और तुमने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी है। ये सुनते ही यन दुखी हो जाती है और फिर झट से उठ जाती है और कहती है, मैं नाच जा रही हूँ जिन्वू के लिए दवाई लेने के लिए। ये सुनते ही ओल्ड सर्वेंट घबराते हुए कहती है, क्या मैन हाउस? और कहती है, अरे नहीं, रुक जाओ, क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है? यन हैरान होते हुए पूछती है, हाँ क्या पता नहीं है? वो ओल्ड सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर वापस आ गए हैं, वो कल शाम को ही वापस आ गए थे। ये सुनते ही यन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या यंग मास्टर? वो ओल्ड सर्वेंट कहती है, हाँ ये सच है, कौन जाने इस बार उन्होंने और कितने लोगों को मार डाला होगा। मैंने सुना है कि वो खून से लथपथ घर लौटे थे। अभी सुनने के बाद यन कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ओल्ड सर्वेंट कहती है, फिलहाल तो हम शांत रहते हैं, कौन जाने शायद बाद में उसका बुखार उतर जाए। चलो कल तक इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जिन्वू की हालत कैसी होती है। अब आधी रात हो जाती है। जिन्वू को अचानक कुछ होने लगता है। वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर। जिन्वू नींद में ही बड़बड़ाते हुए जाग जाता है और जागते ही वो कहता है, यंग मास्टर, हाँ ये कमरा? और हैरान होते हुए सोचता है, ये पैलेस के बाहर का कमरा है। अगर ऐसा है तो उस समय मैंने जिस इंसान को देखा था वो शायद यंग मास्टर नहीं थे। मुझे ये पता होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से मुझे निराशा महसूस हो रही है। मेरा सर दुख रहा है, बहुत ठंड है और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी जिन्वू खांसने लगता है और उसे खांसते हुए सुनते ही वो डोंगची गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। ये मनहूस बीमारी कितनी शोर मचाती है, मैं तो सो भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, क्या इस कमरे पर श्राप लगा है? पहले वो कमीना मर गया और अब तुम भी बीमार पड़ गए। अरे नहीं, ये तो भयानक लगता है। ये सुनते ही जिन्वू खुद की खांसी रोकते हुए सोचता है, ये कोई श्राप नहीं है, ये बस बुखार है। जब इस तरह का दर्द होता है तो मैं अकेलेपन के आगे खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूँ। अब मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जो मेरी देखभाल करके मुझे स्वस्थ करना चाहे। कोई भी मेरे इस दर्द को नहीं समझता। अगर मेरी मौत इस तरह भी हो जाए तो मेरी मौत पर शोक मनाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होगा। मैं सचमुच बहुत अकेला हूँ। ये सोचते हुए जिन्वू सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जे फैमिली के मेन रेजिडेंस में यन शांति से अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी कांगी उसके पास आता है और पूछता है, मास्टर यन सा, क्या आपको और कुछ चाहिए? यन कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए कांगी कहता है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, प्लीज आराम से आराम कीजिए। ये कहते ही कांगी बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उसकी मुलाकात युआन से हो जाती है। युआन को देखते ही वो वरीड होते हुए कहता है, मास्टर इंसा की हालत अभी भी ठीक नहीं है। युआन कहता है, जैसे मैंने उम्मीद की थी। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, क्या ये शिकार भी असफल रहा? युआन परेशान होते हुए कहता है, हम वहां पहुंचने के लिए बिना रुके 4 दिन तक सफर करते रहे, लेकिन जब हम पहुंचे तो गांव पूरी तरह से खाली था। किसी तरह उन्हें पता चल गया था और सभी लोग पहले ही भाग चुके थे। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी गलत थी, लेकिन ये पहले से ही तीसरी असफलता है। यंग मास्टर का इतना गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। वापस लौटते समय हमारा सामना डाकुओं के एक ग्रुप से हुआ।
वो सचमुच एक भयानक नजारा था। ये सुनते ही कांगी युआन से कहता है, वैसे आपने बहुत मेहनत की है सर। युआन कहता है, अरे नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत तो तुमने की है। कांगी कहता है, आप भी थक गए होंगे, इसलिए प्लीज आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाना लाता हूँ। युआन कहता है, ठीक है, और कांगी से पूछता है, क्या तुम इसे खुद लाओगे? ये सुनते ही कांगी चौंक जाता है। पहले वो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में वो मुस्कुराने लगता है, जिसका मतलब ऑफ कोर्स हाँ है। कांगी को इस तरह मुस्कुराता हुआ देख युआन ब्लश करने लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं पहले अपने कमरे में वापस जाता हूँ। अगर तुम्हें बाद में किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। कांगी मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहता है, लेकिन उसके जाते ही उसका मूड चेंज हो जाता है। तभी एक सर्वेंट भागते हुए इसके पास आती है और कहती है, सुनो कांगी, बाहर के पैलेस से कोई आया है। अचानक उस सर्वेंट को अपने सामने देखकर कांगी चौंक जाता है और घबराते हुए उससे कहता है, अरे जरा धीरे बोलो, यंग मास्टर अंदर ही है। ये सुनते ही वो सर्वेंट भी डर जाती है और घबराते हुए धीरे से कहती है, एक बाहर का व्यक्ति दवाइयाँ मांगने आया है। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, दवाइयाँ? वो किस तरह की जड़ी बूटियाँ मांग रहा है? वो सर्वेंट कहती है, उसने कहा कि उसे परेला के पत्ते, चंगचू की जड़, लाल मुलेठी और शीतकालीन कृमि की जरूरत है। ऐसा लगता है कि किसी को बुखार है। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, क्या ऐसे साधारण दवाइयाँ बाहरी इलाकों में भी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? वो सर्वेंट कहती है, मैसेंजर के अनुसार सर जो गंभीर रूप से बीमार हैं और कमजोर हैं, इसी कारण गोदाम की चाबियां नहीं दी जा सकती। आपको क्या लगता है, मेन स्टोर हाउस की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। ये सुनते ही कांगी सोचता है, अगर सिर्फ यही दवाइयाँ हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूँ, लेकिन आखिर ये व्यक्ति कौन है जो सिर्फ दवा मांगने के लिए मेन रेजिडेंस तक आ गया? ये सोचते हुए वो सर्वेंट से पूछता है, कौन आया था, क्या तुम उन्हें जानती हो? वो सर्वेंट कहती है, आपको याद है ना वही बात जिसने उस समय यंग मास्टर को इतना गुस्सा दिलाया था? ये सुनते ही कांगी घबराते हुए कहता है, क्या? अब ये मत कहना कि वो जिन्हू है। वो सर्वेंट कहती है, नहीं, वो नहीं है, मेरा मतलब है कि वो औरत। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, क्या एक औरत? तभी वहाँ पर यून आ जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों वहीं के वहीं डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। यून उन दोनों से पूछता है, तुम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ओके, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओल्ड सर्वेंट से जो मिर्च सुखा रही होती हैं, तभी वो गुस्सा होते हुए यन से कहती हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो हमें दवाइयाँ नहीं देने वाले? तभी वहाँ पर 3 लोगों की एंट्री होती है, जिसे देखते ही वो ओल्ड सर्वेंट घबराते हुए कहती है, हाँ, हे भगवान, सर आप यहाँ, आप इस जगह पर क्यों आए हैं? वो आदमी कहता है, गुड आफ्टरनून, मैं हॉलिन शो से हूँ। यंग मास्टर युनसा ने कहा था कि यहाँ पर एक मरीज है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आकर उसकी जांच करूँ। ये सुनते ही वो ओल्ड लेडी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या यंग मास्टर ने खुद आपसे ये कहा था? और वो इशारे में यन से पूछती है, क्या हुआ, यंग मास्टर ने डॉक्टर को यहाँ क्यों बुलाया? यन भी इशारों में जवाब देती है, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यन का इशारा समझते ही वो ओल्ड सर्वेंट मजबूर होते हुए उस डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरे पीछे आइए। ये कहकर वो उन्हें जिन्हू के कमरे में ले जाती है। वो डॉक्टर जिन्हू की जांच करता है और कहता है, ऐसा लगता है कि उसके फेफड़ों में कोई समस्या है। ये सुनते ही वो ओल्ड सर्वेंट घबराते हुए कहती है, हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि उसे फेफड़ों की बीमारी है? वो डॉक्टर कहता है, लकीली ये उतना सीरियस नहीं है, अगर वो अच्छे से आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, इस दवाई को पानी के साथ मिलाकर उसे दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उसे दिन में ये 3 बार दे, हर एक खाने के बाद। और अपना मुंह ढकते हुए कहता है, और हाँ प्लीज इसे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। अब कैसे एक मरीज को ऐसे कमरे में रख सकते हैं जिसके बगल में ही टॉयलेट हो? ये सुनते ही वो ओल्ड सर्वेंट गुस्सा होते हुए कहती है, आपका कहने का मतलब क्या है?
टॉयलेट? ये तो सर्वेंट्स की रहने की जगह है। वो डॉक्टर कहता है तो कम से कम इस जगह की सफाई तो कर दो। अगर यंग मास्टर ने डॉक्टर को यहाँ बुलाया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यंग मास्टर इस लड़के की बहुत परवाह करते हैं? ये सुनते ही वो ओल्ड सर्वेंट सोच में पड़ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता, और सोचती है ये सच है क्या यंग मास्टर ने जिन्हों जैसे लो सर्वेंट के लिए भी डॉक्टर को बुलाया था? जिन्हों शायद एक दिन सचमुच मेन रूम में रहने चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है। जिन्हों का बुखार अब उतर गया था, वो जाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वो अपने सामने यनिन को देखकर हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। यनिन उससे पूछती है क्या तुम जाग गई? लेकिन जिन्हों अभी भी कंफ्यूज था। वो हाँ कहता है। यनिन उससे कहती है याद रखना कि सोने से पहले तुम अपनी दवाइयाँ ले लो, और अब तुम इसे खुद ले सकते हो, इसे पी लो। जिन्हों अब वो दवाई ले लेता है और हैरान होते हुए सोचता है मुझे लगा कि वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और मुझसे नफरत करती थी, तो वो मेरी फिक्र क्यों कर रही है? अब जिन्हों वो दवाई पी लेता है और हैरान होते हुए सोचता है इसका स्वाद तो कड़वा है। तभी यनिन कहती है ठीक है अब मैं जाती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। ये कहकर यनिन वहाँ से जा ही रही थी कि तभी दोनची भागते हुए इसके पास आता है और घबराते हुए पूछता है क्या जिन्हों जाग गया है? यनिन हाँ कहती है। ये सुनते ही वो दोनची कमरे के अंदर जाते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दोनची की ऐसी बातें सुनकर यनिन गुस्सा होते हुए सोचती है कितनी शर्मनाक बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन्नू को सेक्सुअली हरेस करने की, और अब तुम्हें डर है कि यंग मास्टर को तुम्हारे किए का पता चल जाएगा। हाँ, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही किया था। नेक्स्ट सीन में दोनची कमरे में पहुंच जाता है और जिन्नू से कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम बहुत बीमार लग रहे थे, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हम दोनों एक ही कमरा शेयर करते हैं, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तुम्हारी सच में बहुत परवाह है। जिन्नू हैरान होते हुए सोचता है हाँ आखिर ये क्या कह रहा है? जिन्नू को इस तरह शांत देखकर दोनची घबराते हुए उससे कहता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इस पूरे समय तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से नेक इरादों से किया, समझे? मैंने वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? जिन्नू कहता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। ये सुनते ही दोनची और भी ज्यादा घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को छूता है तो ये और भी ज्यादा बेहतर और अच्छा लगता है। आदमियों को तो इसी तरह बनाया गया होता है, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। ये सुनते ही जिन्नू घबराते हुए कहता है हाँ, और सोचता है प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है। जिन्नू को इस तरह चुप देखकर दोनची और भी ज्यादा घबराते हुए विनती करते हुए से कहता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और हाँ इसे यंग मास्टर से राज रखना, ठीक है? समझ गए? दोनची की ऐसी बातें सुनकर जिन्नू कहता है ठीक है, मैं समझ गया। ये सुनते ही दोनची खुश होते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में अब रात हो जाती है। जिन्नू और दोनची सो रहे होते हैं और दोनची बहुत ही जोर जोर से खर्राटा ले रहा होता है, जिसकी वजह से जिन्नू नींद में ही सोचता है अरे ये कैसा शोर है और यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। ये सोचते ही वो जाग जाता है और बाहर जाते हुए सोचता है चलो बाहर जाकर कुछ पल बिताता हूँ, ताज़ी हवा खाता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो बाहर जाकर बैठ जाता है और सोचता है आज चांद और तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिन्नू ये सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर, क्या ये आप हैं? यंग कहता है सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है।
क्या मैं ही पागल हूँ जो आधी रात को इतनी दूर सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम जिंदा हो या मर गए हो, या तुम ही अजीब हो जो मुझे यहाँ आकर तुम्हें ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हो। यून की ये बातें सुनकर जिनवो हैरान हो जाता है। यून कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि ये गुस्सा सचमुच मुझे तुम पर आ रहा है या नहीं, या शायद मैं ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो, और सबसे बढ़कर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं असल में तुमसे क्या चाहता हूँ। यून की ये बातें सुनकर जिनवो घबराते हुए सोचता है, मैं एक अकेला नौकर हूँ। मेरे जैसे लोग बिस्तर पर पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं करते। क्या इसलिए आप मुझसे नाराज हैं यंग मास्टर? ये सोचते ही जिनवो यून से कहता है, यंग मास्टर, मैं बीमार था, मुझे उस समय बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई। ये सुनते ही यून गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बीमार हो तो इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, चाहे तुम मर जाओ या गायब हो जाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी पल मार सकता हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हारा सिर काट सकता हूँ और तुम्हारी आंखें निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर के अंगों को टुकड़े टुकड़े करके आग में फेंक भी सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आज ही हो जरूरी नहीं है। मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए यून वहाँ से जाने लगता है, और ये देखते ही जिनवो पैनिक करते हुए कहता है, रुक जाइए यंग मास्टर। और सोचता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? आप बहुत ही फास्ट हैं। और कहता है, यंग मास्टर रुक जाइए, मैं आपका पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके पीछे हूँ, लेकिन प्लीज आप थोड़ा धीरे चलिए। अगर आप थोड़ा धीरे चलेंगे तो मैं। जिनवो ये कह ही रहा था कि तभी वो यून से टकरा जाता है, और ये एहसास होते ही वो घबराते हुए कहता है, हाँ मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए ही पकड़ूंगा। यून कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। ये देखते ही जिनवो खुश होते हुए कहता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। ये कहकर वो यून के पीछे पीछे चलने लगता है। अब 1 महीने बाद मेन बिल्डिंग में एक सर्वेंट खाना बना रही होती है, तो वहीं दूसरी परेशान होते हुए कहती है, हे भगवान, कितनी ठंड है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। तभी एक सर्वेंट उससे कहती है, स्योहा, आखिरकार तुम आ ही गई। क्या उसने आज फिर से वो सब कुछ खत्म कर लिया? ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। स्योहा कहती है, बेशक वो अपनी बीमारी से ठीक हो चुका है, हमने तो उसकी इलाज के लिए एक सम्मानित डॉक्टर को भी बुलाया था। ये सुनते ही वो सर्वेंट कहती है, वो कितना भाग्यशाली है, जबकि मैं यहाँ बर्तन धोते धोते थक गई हूँ। जिनवो जैसा एक निचले दर्जे का गुलाम मेन बिल्डिंग में रहता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। स्योहा कहती है, ये सच है, मैं भी यही सोच रही थी, कौन जाने शायद एक दिन वो यंग मास्टर की गोद में बैठ जाए। तभी ये सुनते ही एक सर्वेंट कहती है, सुनो, वो तो इम्पॉसिबल है। स्योहा कहती है, लेकिन सुनो, तुम जानते हो कि जो चीजें इम्पॉसिबल समझी जाती हैं वही अंत में हो जाती हैं। क्या तुमने कभी यंग मास्टर को किसी सर्वेंट के साथ ऐसा बिहेव करते देखा है? वो सर्वेंट घबराते हुए कहती है, नहीं। स्योहा कहती है, जिनवो को मेन बेडरूम में रहने देना, उसे खाना खिलाना, उसे बिस्तर देना, और यहाँ तक कि जिनवो के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना, क्या तुमने कभी यंग मास्टर को ऐसा कुछ करते देखा है? वो सर्वेंट घबराते हुए कहती है, नहीं, कभी नहीं। स्योहा कहती है, भले ही मैं पक्के से ना कह सकूं, लेकिन अगर कांगी को इसके बारे में पता चला है तो उसकी हालत अभी बहुत खराब होगी। ये सुनते ही एक और सर्वेंट आकर कहती है, क्या सच में? लेकिन वो तो ठीक ठाक दिखता है। स्योहा कहती है, खैर ये तो सिर्फ ऊपरी दिखावा है, वो इसमें माहिर है। वो सर्वेंट कहती है, तो क्या ऐसी बात है? स्योहा कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं सीरियस हूँ, मुझे कांगी के लिए बुरा लग रहा है,
वो घमंडी था, ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो यंग मास्टर का मेल कंकुबाइन बनने वाला हो। लेकिन अब उसकी किस्मत तो देखो बेचारा। इससे पहले कि वो यंग मास्टर के मैनहुड का एक बार भी अनुभव कर पाता, उसे बेकार कचरे की तरह फेंक दिया गया। और ये सारी बातें दूसरी तरफ से कांगे सुन रहा होता है और मुस्कुराते हुए सोचता है वो औरत जिस तरह से बात करती है वो बिल्कुल बदतमीजी जैसी है। तभी एक औरत उसके पास आती है और उसे बुलाती है। उस औरत को देखते ही कांगी कहता है, ओ मैडम आप यहाँ हैं। वो औरत इस जगह की हेड होती है। कांगी से कहती है, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम अंदर आ जाओ। तभी वो उन सर्वेंट्स की बातें सुन लेती है और चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, हे भगवान ये कितनी बेशर्म है। एक बार फिर से ये बेशर्मी से इकट्ठा होकर गपशप कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत ही रूड और बेशर्म हैं। और कांगी से कहती है, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग तो सिर्फ तुमसे जेलस हैं। कांगी मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में आऊँगा। और प्लीज मेरी वजह से सेवा और दूसरे लोगों को सजा मत दीजिएगा, मैं सच में ठीक हूँ। ये सुनते ही वो औरत कहती है, तुम सचमुच एक दयालु व्यक्ति हो। कांगी कहता है, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ क्योंकि यंग मास्टर के लौटने का समय लगभग हो गया है। कांगी की ये बातें सुनकर वो औरत कुछ नहीं कह पाती और हैरान होते हुए सोचती है, उस यंग मास्टर को समझना वाकई मुश्किल है, जबकि कांगी जैसा दयालु और सुंदर व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन क्यों यंग मास्टर ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जिसका बैकग्राउंड इतना अनक्लियर है? जिन्वो चुपके से दरवाजा खुलता है और घबराते हुए कहता है, क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ? जिन्वो इधर उधर देखने लगता है और परेशान होते हुए कहता है, हाँ मैं काफी समय से इस छोटे से कमरे में हूँ। मतलब मैं यहाँ 1 महीने से फंसा हुआ हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बीमार था और मुझे बिस्तर पर ही रहना पड़ा। ये कहते ही जिन्वो गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, बस अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इधर उधर देखने लगता है और क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, लगता है आसपास कोई नहीं है, है ना? सोचता है अभी के लिए मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई कुछ कहता है तो मैं वापस अंदर आ जाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सोचते हुए जिन्वो आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जा रहा था तभी उसके सामने यून आ जाता है, जिसे देखते ही जिन्वो घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर। और झट से उठ जाता है और घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर। ये कहते हुए जिन्वो यून की ओर बढ़ता है कि तभी यून कहता है, रुक जाओ। ये सुनकर जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है। यून कहता है, तुम बहुत गंदे हो, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। ये सुनते ही बेचारा जिन्वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील करता है और यून से कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। यून कहता है, तो क्या? जिन्वो कहता है, मेरा मतलब है मैं आपका आभारी भी हूँ क्योंकि आपने मेरी देखभाल की और क्योंकि मैं आपकी वजह से ठीक हो गया हूँ। यंग मास्टर, मुझे लगता है कि मुझे फिर से काम शुरू कर देना चाहिए। ये सुनते ही यून कहता है, ठीक है, इस बारे में तुम जो चाहे करो। जिन्वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यून कहता है, सबसे पहले जाओ और खुद को साफ कर लो, तुमसे गंदी बदबू आ रही है। जिन्वो हैरान होते हुए कहता है, क्या गंदी बदबू? क्या मुझसे बदबू आ रही है? और खुद को स्मेल करते हुए सोचता है, क्या मुझसे सच में इतनी बदबू आ रही है? मैं उस छोटे से कमरे में फंसा होने के कारण खुद को ठीक से साफ भी नहीं कर पाया। ये सोचते ही जिन्वो शर्म के मारे वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी से जाता हूँ और खुद को साफ करता हूँ। लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और यून से पूछता है, लेकिन यंग मास्टर, मुझे नहाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ये सुनते ही यून गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे फॉलो करो, वैसे भी मुझे भी नहाना है। जिन्वो कहता है, हाँ यंग मास्टर। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके पैरों में चोट लग जाती है और वो दर्द से कराहता है। ये देखते ही यून उससे पूछता है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? जिन्वो कहता है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, मेरे पैरों में कुछ फंस गया है। यून उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? जिन्वो हैरान होते हुए कहता है,
क्या आपका यही मतलब है? क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। युन कहता है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मांग लो। ये सुनते ही जिन्हो सोचता है, अगर मैं मांगू तो क्या आप मुझे दे देंगे यंग मास्टर? और युन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे कुछ दे दीजिए यंग मास्टर। जिन्हो की ये बातें सुनते ही युन हंस पड़ता है और हल्के हाथों से उसके सिर को सहलाता है। इससे पहले कि जिन्हो को समझ पाता, युन उसे उठा लेता है। ये देखकर जिन्हो घबरा जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। अब बाथ हाउस की ओर जाते हुए युन युवान से कहता है, उनसे कहो कि जिन्हो के लिए कपड़े और जूते तैयार रखे। युवान कहता है, हाँ यंग मास्टर। लेकिन युवान भी युन के इस बिहेवियर को देखकर हैरान था और कहता है, ये सचमुच अजीब लगता है। तभी वहाँ पर कांगी आ जाता है और कांगी को देखते ही युवान कहता है, ओह तुम आ गए? कांगी कहता है, हाँ लेकिन थोड़ी देर हो गई। युवान सैड होते हुए कांगी से कहता है, यंग मास्टर अभी अभी नहाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो जानता है कि कांगी युन को चाहता है और वो उसका कंक्यूबाइन है। कांगी कहता है, हाँ मैंने यहाँ आते हुए रास्ते में उन्हें देखा था। और खुश होते हुए कहता है, मुझे उनके लिए कपड़े बदलने हैं और जिन्हो के लिए भी कपड़े तैयार करने हैं, तो फिर अब मैं चलता हूँ। लेकिन वहाँ से जाते हुए कांगी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और युवान को इसकी फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में इतने बड़े बाथ हाउस को देखकर जिन्हो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वाह, और हैरान होते हुए सोचता है, मोआक के गोदाम में वापस आकर मैं आमतौर पर नदी की धारा में ही नहा लेता था। मुझे पता ही नहीं था कि यंग मास्टर के रेजिडेंस में इतना बड़ा बाथ हाउस है। वाह, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें हैं। तभी युन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अचानक युन की आवाज सुनकर जिन्हो घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो युन को देखता है वो बस उसे ही देखता रह जाता है। वो युन की खूबसूरती में जैसे खो ही जाता है। तभी युन ये नोटिस करता है और कहता है, तुम काफी देख चुके हो, अब अंदर आ जा। युन जिन्हो को अपने पास बुलाता है और कहता है, अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही जिन्हो हाँ कहता है। अब जिन्हो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो अपने कपड़े उतार ही रहा था कि तभी उसे अचानक अपनी माँ की बातें याद आती है। उसकी माँ ने उससे कहा था, जिन्हो चाहे कुछ भी हो जाए अपने कपड़े किसी के सामने भी मत उतारना, ये खतरनाक हो सकता है। तुम्हें अपना शरीर किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि छुपा के रखना है। हमेशा सावधानी से रहो, तभी तुम सुरक्षित रह सकोगे। अपनी माँ की ये बात याद करते ही जिन्हो घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? जिन्हो को बस इस तरह खड़ा होता हुआ देख युन उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? युन की ये बातें सुनते ही जिन्हो घबराते हुए कहता है, वो मैं, और सोचता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो पक्का यंग मास्टर फिर से गुस्सा करेंगे। ये सोचते हुए वो युन से कहता है, यंग मास्टर क्या आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे? युन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? जिन्हो घबराते हुए कहता है, हाँ ज्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए काफी है। जैसे ही मैं पानी के अंदर आ जाऊं आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिन्हो की ये बातें सुनते ही युन चिल करते हुए कहता है, देखो मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम बस कपड़े उतारो और यहाँ आ जाओ। जिन्हो घबराते हुए कहता है, हाँ खैर अगर ऐसी बात है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर आप अपनी आंखें बंद रखें? अब ये सुनकर युन परेशान होने लगता है और कहता है, क्या हो अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करना चाहूँ तो? ये सुनते ही जिन्हो घबराते हुए और शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ क्या? और सोचता है, क्या आप मुझे कुछ ज्यादा ही घूर नहीं रहे हैं? ऐसा महसूस होता है मानो मैं ठीक महसूस कर सकता हूँ कि आपकी नजरें किस ओर जा रही है। क्यों मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी होती है। इसलिए माँ ने कहा था मुझे अपना शरीर दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। ये सोचते हुए जिन्हो युन से कहता है, अगर ऐसा है तो मेरा मतलब है कि किसी कारण से यंग मास्टर क्या आप मुझे देखना बंद करेंगे? युन कहता है, वो व्यक्ति जो कुछ देर पहले मेरे शरीर को घूर रहा था वो बस अब अपना शरीर दिखाना नहीं चाहता। ये किस तरह का मजाक है? हाँ
ये सुनते ही जिन्नू घबराते हुए कहता है, हाँ, इस मामले में तो मुझे लगता है कि मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था। मैंने इसलिए देखा क्योंकि ये ठीक मेरे सामने था। युन कहता है, फिर भी क्या तुमने काफी ध्यान से नहीं देखा? जिन्नू घबराते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, वो क्योंकि यंग मास्टर का शरीर बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर युन शॉक्ड हो जाता है तो वहीं जिनवू हंसने लगता है। ये देखकर युन भी हंसने लगता है हा हा हा, और कहता है, मैं नहीं देखूंगा, इसलिए इतना अच्छा बनने का नाटक बंद करो और अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही जिनवू खुश होते हुए कहता है, ठीक है, और अपने कपड़े उतारता है। अब जिनवू पानी के अंदर आ जाता है जो कि गर्म होता है और खुश होते हुए कहता है, वाह, आपका शुक्रिया यंग मास्टर, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन युन कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए जिनवू हैरान होते हुए सोचता है, लगता है कि यंग मास्टर आराम कर रहे हैं, मुझे चुप रहना चाहिए। ये सोचते हुए युन कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। अब थोड़ी देर बाद युन पानी को देखते हुए सोचता है, ये पानी तो बहुत ही ज्यादा साफ है। लेकिन तभी उसकी नजर युन के हथियार पे पड़ जाती है, जो देखते ही एक बड़े से ड्रैगन को इमेजिन करने लगता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ, ये इतना बड़ा क्यों है? तभी युन अपनी आंखें खोल लेता है और हैरान होते हुए जिनवू से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिनवू घबराते हुए कहता है, हाँ, ये मास्टर, और उस चीज को पॉइंट करते हुए कहता है, ये तो यंग मास्टर का है, ये तो बहुत बड़ा और अविश्वसनीय है। तभी जिनवू को कुछ एहसास होता है और वो ब्लश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना यंग मास्टर, क्योंकि मैंने आज तक इतना बड़ा कभी नहीं देखा था। इसे देखकर मैं दंग रह गया और सोचता है, अरे नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अगर यंग मास्टर मुझसे कहे कि वो मेरी आंखें निकाल देंगे तो क्या होगा? जिन्नू ये सोचकर घबरा ही रहा था कि तभी युन पूछता है, तुमने कितने देखे हैं? ये सुनते ही जिन्नू कंफ्यूज होते पूछता है, हाँ, आपका मतलब क्या है कि मैंने कितने देखे हैं? और कहता है, ओ वो ऐसा लगता है 1 2 3 4, हाँ, 4 बार। इसकी वजह कि ये 4 बार इसलिए है क्योंकि मैं अपना खुद का हर रोज देखता हूँ। फिर अभी मैंने यंग मास्टर का देखा जो बड़ा है। मैंने गाक्से का एक बार तब देखा था जब वो यन को परेशान कर रहा था, और मैंने कराटे लेने वाले का भी एक बार देखा था। ये सुनते ही युन हैरान होते हुए पूछता है, कराटे लेने वाला? जिन्नू कहता है, हाँ, वही व्यक्ति जिसके साथ मैं कमरा शेयर करता हूँ। मुझे उसका नाम नहीं पता। वो सोते समय हमेशा कराटे लेता है, इसलिए मैं उसे कराटे लेने वाला कहता हूँ। ये सुनते ही युन थोड़ा सा जेलस फील करते हुए कहता है, तो फिर तुमने किसी और की तरफ क्यों देखा? जिन्नू कहता है, मैंने इसे नहीं देखा क्योंकि मैं देखना चाहता था। उसने कमरे में अपनी पैंट नीचे कर ली जैसे कि वो सुसु करने जा रहा हो, तो मैंने इसे गलती से देख लिया। जिन्नू की ये बातें सुनकर युन सोच में पड़ जाता है और युन को सोच में डूबा हुआ देख जिन्नू परेशान हो जाता है। तभी युन जिन्नू से कहता है, वो व्यक्ति मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने तुम्हारे साथ बस इतना ही किया? बस इतनी सी बात है? जिन्नू हैरान होते हुए कहता है, हाँ। युन फिर से पूछता है, क्या उसने बस इतना ही किया था? ये सुनते ही जिन्नू सीरियस होते हुए सोचता है, अगर मैं यंग मास्टर को उस कराटे वाले के बारे में सब कुछ बता दूं तो शायद वो उसका हथियार काट देंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और युन से कहता है, हाँ, उस दिन के बाद मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन्नू की ये बातें सुनकर युन उससे पूछता है, क्या और कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? जिन्नू कहता है, ओह हाँ, वो चीज गंदी थी और साफ नहीं थी। ये सुनकर युन अपसेट हो जाता है और उसका रिएक्शन देखकर जिन्नू कंफ्यूज हो जाता है। तभी युन कहता है, हाँ, ऐसी बात है। युन का ये बिहेवियर देखकर जिन्नू हैरान होते हुए पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप नाराज हैं? युन कहता है, क्या हो अगर तुम नाराज हो? जिन्नू घबराते हुए कहता है, क्या मैं? अगर आप नाराज हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। खैर, फिर भी अगर आप गुस्से में हैं तो प्लीज मेरी आंखें निकालने की बजाय उन्हें छोड़ दीजिए। अगर मुझे अब से आंखें बंद करके ही जीना पड़े तो मैं वही करूँगा। तभी युन अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है,
बस चुप रहो। ये देखकर म्यूका शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या चुप रहो? यून कहता है, अगर तुम अपनी आंखें पूरी तरह बंद करना चाहते हो तो एक बार और पूछ लो। ये सुनते ही म्यूका घबरा जाता है और हाथों से अपने मुंह को कवर करता है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अच्छे से नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर टहल रहा होता है और यून के बारे में सोचता है, मुझ जैसे नौकर को भी आपने इतने अच्छे कपड़े दिए। यंग मास्टर के कपड़े बेहतर होने चाहिए, है ना? जैसे कि उम्मीद थी, यंग मास्टर के पास बहुत पैसे हैं। ये सोचते सोचते वो नौकरों के पास आ जाता है जो एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। ये देखते ही वो उनसे कहता है, कांगी ने कहा था अगर मैं यहाँ आऊँ तो वो मुझे खाना देगा। तभी को इसके कंधे में हाथ रखता है, जिसका एहसास होते ही जिन्हू यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है। उस लड़की का नाम म्याऊ होता है। जिन्हू की ऐसी हालत देखकर वो हंसते हुए कहती है, क्या तुम डर गए? तुम जिन्हू ही हो ना? जिन्हू हैरान होते हुए पूछता है, हाँ, क्या तुम मुझे जानती हो? म्याऊ कहती है, हाँ, तो फिर तुम समझ गए? तुम यहाँ खाना खाने आए हो ना? मेरे पीछे आओ। जिन्हू बिना कुछ कहे उसे फॉलो करता है। नेक्स्ट सीन में वो एक झरने के पास आते हैं जहाँ पर बाकी नौकरें कपड़े धो रही होती हैं। जिन्हू भी उनके साथ कपड़े धोने लगता है। ये देखते ही म्याऊ हैरान होते हुए उससे पूछती है, वैसे क्या तुम काम कर सकते हो? क्या यंग मास्टर ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? जिन्हू मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ तो मैं अब काम कर सकता हूँ। कांगी ने भी मुझे ऐसा करने को कहा। ये सुनते ही म्याऊ हैरान होते हुए कहती है, क्या कांगी ने? तो क्या यंग मास्टर का बेडरूम अभी भी खाली है? तुम बड़े चालाक हो। जिन्हू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। म्याऊ उससे पूछती है, लेकिन तुम कितने साल के हो? जिन्हू कहता है, मैं 20 साल का हूँ। म्याऊ कहती है, ओह, मेरी सोच से ज्यादा हो। मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, इसलिए अब से मुझे बड़ी बहन कहना। जिन्हू कहता है, ठीक है बड़ी बहन। म्याऊ और हिचकिचाते हुए म्याऊ से पूछता है, वैसे बड़ी बहन, क्या यंग मास्टर सचमुच इतने अमीर हैं? ये सुनते ही म्याऊ हैरान होते हुए पूछती है, हाँ, तुमने अभी अभी क्या कहा? ये सुनते ही जिन्हू पैनिक कर जाता है और कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि यंग मास्टर अमीर है, लेकिन जब वो मुझ जैसे तुच्छ नौकर को भी इतने अच्छे कपड़े और अच्छा खाना देते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि वो कितने अमीर हैं। जिन्हू की ये बातें सुनकर म्याऊ कहती है, अगर इसके बारे में सोचे तो भला किसे सारी बातें पता होगी। बस यही सोचकर मन में आता है कि वाह, यंग मास्टर वाकई एक अद्भुत अमीर आदमी है। तभी उसी के पास में बैठी हुई एक नौकर कहती है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर के पास अकेले 5 लाख प्योंग से भी ज्यादा जमीनें हैं। इसलिए उनका कहना है कि उस जमीन को खेती करने देने से मिलने वाला किराया बहुत ज्यादा है। ये सुनकर जिन्हू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वाह। तभी एक नौकर कहती है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर की माँ ने उनके लिए जो संपत्ति छोड़ी है वो बहुत बड़ी है। दूसरी नौकर कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। यंग मास्टर की माँ वही औरत थी जो मध्य क्षेत्र में काफी नाम कमाने वाले व्यापारी की इकलौती बेटी थी। ये सुनते ही म्याऊ कहती है, क्योंकि लॉर्ड नरीमा का देहांत हो गया है इसलिए अब सब कुछ यंग मास्टर युनसा का ही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये बात नोट कर लीजिए कि लॉर्ड नरीमा यंग मास्टर युनसा की माँ है। अब ये बातें सुनते ही जिन्हू शॉक्ड हो जाता है और दुखी होते हुए सोचता है, यंग मास्टर, आप भी मेरी तरह आपकी भी माँ मर चुकी है। जिन्हू ये सोच ही रहा था कि तभी एक नौकर कहती है, वैसे मुझे यंग मास्टर की माँ से जलन हो रही है। वो एक आम लड़की है लेकिन उन्होंने एक रईस आदमी से शादी की है। म्याऊ कहती है, मुझे भी बहुत जलन हो रही है। इससे नहीं कि उनका जीवन इतना आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अजीब हो गई। और गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर उसे किस बात की कमी थी जो अपने पति और बेटी को छोड़कर उस भयानक राक्षस के वश में आ गई। तो म्याऊ यहाँ पर यंग मास्टर की माँ के बारे में बात कर रही है। उसकी ये बात सुनते ही दूसरे नौकर घबराते हुए उससे चुप होने का इशारा करती है। ये देखते ही म्याऊ परेशान होते हुए कहती है, खैर यही सब हुआ था। लेकिन जिन्हू हैरान होते हुए सोचता है, राक्षस? तभी म्याऊ मुस्कुराती हुए जिन्हू से पूछती है, लेकिन तुम? जिन्हू कहता है, हाँ। म्याऊ कहती है, तुम
उस दिन यंग मास्टर के बेडरूम में क्या कर रहे थे? ये सुनते ही बाकी नौकरें शॉक्ड हो जाती हैं। जिन्हों कहता है, ओह मैंने खाना खाया और मैं सो गया। ये सुनते ही म्याऊ हैरान होते हुए पूछती है, हाँ तुम सो गए? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम यंग मास्टर के साथ सोए थे? जिन्हों कहता है, मैं उस तरीके से नहीं सोया था। म्याऊ मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर अब हमें अभी भी पता नहीं चलेगा कि हमारे यंग मास्टर का हथियार उतना ही बड़ा है जितना अफवाहें कहती हैं। ये सुनते ही एक नौकर घबराते हुए कहती है, म्याऊ रुक जाओ। अब म्याऊ की ये बातें सुनकर दूसरी नौकरें भी बातें करने लगती हैं और कहती हैं, वाह म्याऊ तुम तो जीनियस हो, मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। वो नौकरें इसी तरह बातें कर ही रही होती है कि तभी जिन्हों कहता है, यंग मास्टर का हथियार सच में बहुत बड़ा था, वो सबसे बड़ा था। अब ये सुनते ही उन तीनों नौकरों की आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिन्हों मेन बिल्डिंग के पास आ जाता है जहाँ पर युन का कमरा था। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है और म्याऊ की बातें याद करता है। म्याऊ ने उससे कहा था, बेशक तुम्हें उसी कमरे में जाना चाहिए जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे थे, मेन बिल्डिंग के बगल का कमरा। ये याद करते ही जिन्हों घबराते हुए सोचता है, जैसे म्याऊ ने कहा था मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन क्या मुझे अंदर जाने से पहले यह मास्टर को ग्रीट करना होगा? नहीं, अगर मेरे सुर मचाने से यह मास्टर को बुरा लगे तो क्या होगा? तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर ये मैं हूँ जिन्हों, मैं काम खत्म करके वापस आ गया हूँ। लेकिन जब युन बाहर नहीं आता तो वो बाहर ही ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, गुड नाइट। और वहाँ से जाते हुए खुश होते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि इतना काफी है ना? लेकिन तभी अचानक युन दरवाजा खोल देता है जो देखते ही जिन्हों घबरा जाता है। युन कहता है, अंदर आ जाओ। ये सुनते ही जिन्हों हैरान और घबराते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर। लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। ये देखते हुए युन कहता है, क्या मुझे तुम्हें दोबारा कहना पड़ेगा? ये सुनते जिन्हों और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं यंग मास्टर मैं आ रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्हों युन को ही फॉलो कर रहा था और हैरान होते हुए सोचता है, आपने मुझे अंदर क्यों बुलाया यंग मास्टर? अब युन जिन्हों से कहता है, बैठ जाओ। जिन्हों घबराते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर। जिन्हों के सामने किताब होती है। जिन्हों उस किताब को लेता है और खोल के युन से कहता है, क्या आप ये चाहते हैं यंग मास्टर कि मैं ये किताब आपके लिए पढूं? युन कहता है, हाँ ठीक है। अब जैसे युन किताब खोलकर पढ़ने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, रोशनी, हाँ ये रही। और युन से पूछता है, हालांकि यंग मास्टर मुझे कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए? युन कहता है, कहीं से भी पढ़ लो। अब जिन्हों किताब पढ़ने लगता है और कहता है, ये विचू हानिम अपने हवस पर काबू नहीं कर सका और अंत में गंदा सोच बैठा। हानिम जो जंगनाम था वो पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह की बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा था। इतना पढ़ते ही जिन्हों हैरान होते हुए सोचता है, हाँ जो नाम। और वो नौकरों के साथ हुई बातों को याद करता है जब उसने उन लोगों से कहा था, यंग मास्टर का सबसे बड़ा था और मैंने अभी तक इससे बेहतर नहीं देखा था। अब ये सुनकर वो नौकरें पहले तो शॉक्ड हो जाती है, फिर म्याऊ म्याऊ कुछ सोचती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती है, ऐसी अफवाहें थी कि हमारे यंग मास्टर जंगनाम थे, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। उस समय जिन्हों कंफ्यूज हो गया था। अब ये सोचते हुए जिन्हों फिर से किताब पढ़ने जा ही रहा होता है कि तभी युन उससे पूछता है, क्या हुआ? जिन्हों कहता है, मैं उत्सुक हूँ कि जंगनाम क्या है? ये सुनते ही युन कहता है, एक कुआरा। ये सुनते ही जिन्हों शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या एक कुआरा? युन कहता है, मैं किसी ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने एक बार भी किसी औरत के साथ सेक्स नहीं किया है। जिन्हों पढ़ने लगता है और कहता है, एक कमरा? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तभी युन कहता है, हाँ
मैं कमरे में यही करता हूँ। अब ये सुनते ही जहाँ जिन्वो शर्म से लाल लाल हो गया था तो वहीं युन भी, और वो जिन्वो से कहता है, हाँ बस पढ़ते रहो। जिन्वो कहता है, हाँ यंग मास्टर, और किताब पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है, अगले दिन हानिम ने गहरे पश्चाताप में अपने पापी शरीर को धोया। हालांकि ये एक अटल सत्य था कि हानिम ने बुद्ध की शिक्षाओं को त्याग दिया था। अब जिन्नू को पढ़ता हुआ सुन युन को नींद आ जाती है, वो सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ क्या मैं सो गया था? और वो देखता है कि जिन्नू भी पढ़ते पढ़ते सो गया था। वो जिन्नू को देख ही रहा था कि तभी जिन्नू अचानक से सोते सोते गिरने ही वाला होता है कि युन उसे थाम लेता है और हैरान होते हुए सोचता है, हाँ ये अजीब है, ये लड़का दिन के समय मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, उस समय मैं बाहर था। मुझे हैरानी होती है कि इससे मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही थी। मुझे बीमार होने की वजह से पीछे वाले कमरे में लेटना ज़्यादा अच्छा लगता। इसके बारे में मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। युन ये सोच ही रहा था कि तभी जिन्वो नींद में करवट बदलता है। युन उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है और अपने करीब लाता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, जिन्वो, और सोचता है जिस व्यक्ति ने दावा किया कि उसे पैरागॉन करना भी नहीं आता और सिखाने के लिए कहा, वो असल में काफ़ी बस जवानी की मासूमियत का एक पल है। ये सोचते हुए युन भी जिन्वो के साथ ही सो जाता है। चैप्टर की शुरुआत सुबह से होती है। कांगी अपने साथ पानी और एक कपड़ा लेकर युन के कमरे में जा रहा होता है। युआन जो पहले से वहाँ पर मौजूद था वो कांगी को देखते ही कहता है, ओह कांगी तुम आ गए, गुड मॉर्निंग। कांगी भी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग युआन। युआन पूछता है, ओह तुम इन दिनों कैसे हो? मुझे हैरानी है कि कल रात क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? कांगी कहता है, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए कांगी मुस्कुराता है, जो देखते ही युआन तो ब्लश करने लगता है। युआन को इस तरह ब्लश करता हुआ देख कांगी कुछ नहीं कहता और युन के कमरे की ओर जाने लगता है। ये देखते ही युआन कहता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर युन सा अभी तक खांसे नहीं है, क्योंकि अंदर से खांसने की कोई आवाज़ नहीं आई है। ये सुनते ही कांगी शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए पूछता है, क्या यंग मास्टर युन सा अभी तक खांसे नहीं है? युआन हिचकिचाते हुए कहता है, खैर वो थोड़ा थके हुए से तो लग रहे थे, मेरे ख्याल में अंदर पानी ले जाने से पहले थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा। ये सुनते ही कांगे घबराते हुए पूछता है, क्या क्या यंग मास्टर युनसा की तबीयत ठीक नहीं थी? क्या वो बीमार लग रहे थे? युआन कहता है, खैर मैं भी इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अभी अंदर जाने के बजाय बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर बाद वापस आ जाओ। ये सुनते ही कांगी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या वो लड़का जिसका नाम जिन्वो है वो यंग मास्टर युनसा के साथ है? युआन हिचकिचाते हुए कहता है, अब मैं क्या कहूँ? इससे पहले युआन अपनी बातें पूरी करता कांगी सैड होते हुए कहता है, ठीक है, और मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे कि तुमने कहा मैं बाद में वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। युआन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन वहाँ से जाते हुए समय कांगी के चेहरे में उदासी होती है और वो दुखी होते हुए सोचता है, यंग मास्टर युनसा, अगर आप अचानक इस तरह का बिहेव करोगे तो अब मैं इस आदमी के साथ क्या करूँगा? दूसरी तरफ कमरे में सूरज की किरण पड़ते ही जिन्वो की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को युन के इतना करीब पाकर पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मैं कब सो गया? जल्दी करना होगा इससे पहले कि यंग मास्टर जाग जाए। ये सोचते हुए जिन्वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है तभी युन उसे जोर से कस के पकड़ लेता है और नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं, बहुत शोर है, बस ऐसे ही रहो, हिलो मत, मैंने कहा ना, बस ऐसे ही रहो। और ये कहते हुए युन और भी ज्यादा जिन्वो को कस के पकड़ लेता है। जिन्वो परेशान होते हुए सोचता है, काफी देर तक एक ही पोजीशन में लेटे रहने की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है
और मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं जल्दी से बाहर नहीं गया और रसोई में देर से पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और मैं कल की तरह आज भी खा नहीं पाऊंगा। तभी वो नोटिस करता है कि यून गहरी नींद में सो रहा है और मौका पाते ही वो खुद से यून का हाथ हटाता है और रोल होते हुए उससे दूर हो जाता है और यून की ओर देखता है और घबराते हुए सोचता है, आप अभी तो नहीं उठेंगे ना यंग मास्टर। फिर से एक बार करता हूँ और फिर से रोल करते हुए आगे बढ़ता है और फिर से यून की ओर देखता है जो अभी भी मजे से सो रहा होता है। अब जिन्हों रोल करते हुए दरवाजे तक आ जाता है और सोचता है, हाँ अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी उसके सामने युवान आ जाता है। युवान उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? युवान को वहाँ पर देखते ही जिन्हों घबराते हुए कहता है, हाँ मैं तो बस, और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, मुझे बस चिंता हो रही थी कि कहीं यंग मास्टर जग ना जाए। युवान हैरान होते हुए पूछता है, वैसे तुम यंग मास्टर के कमरे से बाहर कैसे आ रहे हो? जिन्नू कहता है, ओ मैं कल रात यंग मास्टर ने मुझे उनके लिए किताब पढ़ने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं थक गया और किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। ये सुनते ही युवान हैरान होते हुए कहता है, क्या यंग मास्टर ने तुम्हें बुलाया था? क्या तुमने बस उनके लिए किताब पढ़ी थी? जिन्नू कहता है, हाँ वैसे क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे नाश्ता भी करना है, बहुत सारे काम भी करने हैं और मुझे जोर से भी लगी है। ये सुनते युवान कहता है, ठीक है जाओ। ये सुनते ही जिन्नू फटाफट वहाँ से भागते हुए चला जाता है। युवान हैरान होते हुए सोचता है, ये और कांगी बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन किसी वजह से वो दोनों अजीब तरह से एक जैसे लगते हैं। तभी अचानक युन उसके पीछे आ जाता है। युन को देखते ही युवान कहता है, ओह यंग मास्टर आप बाहर आ गए। युन बिना समय गवाए तुरंत पूछता है, वो लड़का वो कहाँ गया? युवान कहता है, वो थोड़ी देर पहले बाहर आया था और बाथरूम के लिए गया है। युन पूछता है, अभी कितने बजे हैं? युवान कहता है, लगभग दोपहर होने वाली है। युन हैरान होते हुए सोचता है, हाँ मैं पहले के मुकाबले 2 घंटे ज्यादा सोया। तभी युवान वरीड होते हुए पूछता है, क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं यंग मास्टर? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? युन कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और जिन्नू के बारे में सोचता है, अपने साथ किसी को रखो, भले ही तुम उसे छोड़ दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बहुत अच्छे से सोया। और मुस्कुराते हुए सोचता है, ये उतना बुरा भी नहीं था। युन तीरबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका निशाना ठीक जाकर निशाने पर लगता है, लेकिन इससे वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसे उसके कंधे पर दर्द हो रहा था। ये देखकर युवान वरीड होते हुए पूछता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक है? युन अपसेट होते हुए कहता है, मेरा निशाना अच्छा नहीं था। युवान कहता है, आपका रंग रूप आज पहले से बेहतर लग रहा है। युन कहता है, ओह अच्छा, और हैरान होते हुए सोचता है, आज मुझे बिल्कुल पहले से ज्यादा भारीपन और सुस्ती महसूस हो रही है, लेकिन मेरा दिमाग एकदम शांत है। ये सोचते हुए वो युवान से कहता है, तो फिर ये अच्छी नींद लेने की वजह से ही हो पाएगा। और आज सुबह की बातों को याद करते हुए सोचता है, या शायद वो गुलाम असल में मददगार साबित हो सकता था। ये सोचते ही युन कहता है, आज के लिए बस इतना ही। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्वो पानी से भरे हुए 2 बकेट्स को उठा रहा था, जो कि बहुत भारी थे। उसे स्ट्रगल करता हुआ देख एक सर्वेंट उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर पाओगे? देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है, तो बस रहने दो। जिन्वो कहता है, नहीं पहले मुझे कोशिश तो करने दीजिए। लेकिन बाद में वो पछताते हुए सोचता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसे कर लूंगा और अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। तभी वो सर्वेंट उससे कहता है, मुझे फॉलो करो, हम बाथ हाउस में जा रहे हैं। जिन्नू सोचता है, ये तो बहुत भारी है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा। क्या इसे उठाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें एक उठाने वाला ढांचा है? ये बाहरी बगीचे में हाथों से पानी के घड़े ले जाने की तुलना में तो कहीं ज्यादा आसान है ना? ये सोचते ही जिन्वो वो 2 भारी भरकम बकेट उठाकर चल ही रहा था कि तभी उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद कुछ सर्वेंट्स घबरा जाती हैं।
जिनवू गिर ही रहा था कि तभी कोई उसे थाम लेता है और ये और कोई नहीं युन होता है। युन को देखते ही जिनवू शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर आप, और उससे दूर होते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, अगर आप नहीं होते तो मैं गिर जाता। युन हैरान होते हुए पूछता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जिनवू कहता है, मैं काम कर रहा हूँ यंग मास्टर, मैं आपके लिए पानी उठाकर बाथ हाउस में ले जा रहा हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सके। ये सुनते ही युन पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो गिर चुका है। अब ये देखते ही जिनवू पैनिक करते हुए कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने बहुत कोशिश की यंग मास्टर, लेकिन ये बहुत भारी था। युन कहता है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? जिनवू कहता है, नहीं, मैं ये कर सकता हूँ यंग मास्टर। युन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो उसे देखकर लगता है कि सिचुएशन इस हद तक पहुँच गया है कि बेहतर होगा कि तुम ऐसा बिल्कुल ना करो। तभी युवान आकर उसका वो बकेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिनवू घबराते हुए युन से पूछता है, तो यंग मास्टर मुझे अब क्या करना चाहिए? युन सोचते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो और अपने कपड़े बदलो। जिनवू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो वैसा ही करता है जैसा युन ने कहा था। वो उसे फॉलो करता है। अब उन दोनों को अंदर जाता हुआ देख वो दो सर्वेंट हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अब कमरे के अंदर आते ही पहले तो जिनवू अपने कपड़े उतारता है और सीधा जाकर फर्श पर लेट जाता है और युन के साथ बिताए पल को याद करते हुए सोचता है, यंग मास्टर आज सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, और ब्लश करते हुए हंसने लगता है और कहता है, लेकिन ये अजीब है, मैं जानता हूँ कि ये ठीक है, लेकिन इस तरह अकेले यंग मास्टर के बारे में सोचना, जब भी मैं उनके सामने होता हूँ तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता हूँ, कांपने लगता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और कांपने लगा था। मुझे यंग मास्टर के लिए अच्छे काम करने होंगे ताकि मेरी चोरी के लिए वो मुझे माफ कर सके। मुझे फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही करके मैं फिर से माउंट मॉन्क जा पाऊंगा जहाँ मेरी माँ की कब्र है। मुझे योल्हा को भी देखना है। हाँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना तो नहीं चाहिए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दूं? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। चाहते हुए भी आखिरकार जिनवू सो ही जाता है। उसके सोते ही कमरे में युन आ जाता है और जिनवू को इस तरह शांति से सोता हुआ देख वो उसे घूरने लगता है और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चला जाता है। जिनवू गहरी नींद में सो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही जिनवू की आंख खुलती है वो घबराते हुए भागते हुए बाहर जाता है। वो परेशान था कि कहीं वो काम के लिए लेट तो नहीं हो गया, इसलिए वो जल्दी जल्दी भागते हुए काम पर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कांगी तो बाहर बैठा हुआ है। वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ कांगी ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी अचानक से कांगी उसकी ओर देखता है, जो देखते ही जिनवू घबरा जाता है और सोचता है, माहौल ठंडा लग रहा है। कांगी गुस्से से जिनवू की ओर देखता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह ये तुम हो? ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार मिले हैं। जिनवू ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो। ये देखकर कांगी कहता है, क्या मैंने गलत सुना? तुम्हें मेरे साथ इस तरह फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों सेम एज के हैं। ये सुनते ही जिन्नू घबराते हुए कहता है, क्या ये करना ठीक होगा? कांगी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, इससे मुझे और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। जिन्नू कहता है, ठीक है तब तो मैं ऐसा ही करूँगा। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, वैसे ही तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? जिन्नू कहता है, ओ मैं काम पर जा रहा हूँ, भले ही अब देर हो गई हो। कांगी कहता है, अभी तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब काम खत्म हो गया है। ये सुनते जिन्नू शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या सच में काम पर देर हो गई है? ये कहते ही वो कांगी के बगल में ही बैठ जाता है। थोड़ी देर खामोशी छा जाती है। तभी कांगी कहता है, सुनो जिन्वू, लेकिन तुम यंग मास्टर के साथ यहाँ कैसे आए? ये सुनकर जिन्नू घबरा जाता है और सोचता है, ये कहना थोड़ा सा अजीब है कि मैंने चोरी की थी। तभी कांगी कहता है, जिन्वू
क्या ये बात कहना मुश्किल है? जिन्हों कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये थोड़ा सा शर्मनाक है और मुझे कहने में शर्म आ रही है। ये सुनते ही कांगी शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तुम वैशाल ऐसे तो नहीं हो, है ना? बेचारा भोला वाला जिन्हो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या वैशाल है? ये कहाँ है? मैं तो माउंटेन से आया हूँ जहाँ मैं यंग मास्टर से मिला था। और घबराते हुए कहता है, असल में सच ये है कि मैंने एक गलती की थी। वो छोटी गलती तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत बड़ी थी और मैं यंग मास्टर द्वारा पकड़ा गया। कांगी हैरान होते हुए पूछता है, हाँ तुमने क्या गलत किया था? जिन्हो घबराते हुए कहता है, खैर मैंने चोरी की थी। कांगी हैरान होते हुए कहता है, क्या चोरी? जिन्हो कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने चोरी की थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय मैं बहुत भूखा था। मैंने बीते कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए जब मीट मेरे आंखों के सामने था तो मैं खुद को नहीं रोक पाया और चोरी कर लिया। वैसे अब तो मुझे यहाँ कड़ी मेहनत करनी है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे यंग मास्टर मुझे माफ कर देंगे। कांगी कहता है, ओह समझ गया। लेकिन कांगी की ये बातें सुनकर जिन्हो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ कांगी को क्या हो गया है? तभी कांगी कहता है, सुनो जिन्हो, तुमने बताया था कि तुम कड़ी मेहनत करना चाहते हो ताकि यंग मास्टर तुम्हें माफ कर दे, है ना? ये सुनकर जिन्हो कहता है, हाँ। कांगी कहता है, ठीक है, अब कल से तुम यंग मास्टर के बेडरूम और बाथरूम को साफ करने का काम करोगे। एक्चुअली ये आसान नहीं है, तुम्हें हर दिन हर कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करना होगा क्योंकि मेरे यंग मास्टर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये सुनने के बाद जिन्हो सोचता है, हाँ यंग मास्टर का कमरा, क्या ये मैं कर पाऊंगा? यंग मास्टर तो बहुत साफ सुथरे दिखते हैं। तभी कांगी पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल है? जिन्हो तुरंत कहता है, नहीं मैं ये बिल्कुल करूंगा। और सोचता है, मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ लेकिन ये मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है यंग मास्टर को खुश करने का। और इमेजिन करने लगता है कि उसने यंग का कमरा अच्छे से साफ कर दिया है। जिन्हो ये इमेजिन कर ही रहा था कि तभी कांगे कहता है, तो ठीक है, कल से काम शुरू कर देना। तुम्हें हर जगह की अच्छी से सफाई करनी होगी, इन जगहों की भी जो दिखाई नहीं देते, समझ गए? जिन्हो एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ समझ गया, उन जगहों की भी जो दिखाई न दे। कांगी कहता है, ठीक है, अच्छे से करना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जिन्हो पूरी तरह से तैयार हो जाता है युन का कमरा साफ करने के लिए और उसके कमरे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो युन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करते हुए सोचता है, वाह यंग मास्टर तो सुबह भी कितने हैंडसम दिखते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो तुरंत युन को ग्रीट करता है। लेकिन युन कुछ नहीं कहता, वो उदास होते हुए सोचता है, तुम बिना आवाज के रूम से चले गए थे। और जिन्हो को चूहा कहकर बुलाता है। ये सुनते ही जिन्हो शॉक्ड होते हुए सोचता है, क्या एक चूहा? क्या उन्होंने अभी अभी मेरी इंसल्ट की? जिन्हो घबराते हुए युन से पूछता है, मैंने क्या गलत किया है यंग मास्टर? युन कुछ नहीं कहता और गुस्से की नजर से देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर जिन्हो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज होते हुए सोचता है, हाँ ये क्या था? क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद से पता लगाऊं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं? युन के वहाँ से जाते ही जिन्हो कमरे की सफाई करना शुरू करता है और कांगी की बातों को याद करता है। कांगी ने उससे कहा था यंग मास्टर की कमरे की सफाई 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेना ही सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर यंग मास्टर के कमरे को साफ करने में इतना ही समय लगता है। कांगी की इन्हीं बातों को याद करते हुए जिन्हो सोचता है, हाँ कांगी ने यही कहा था और अच्छे से कमरे की सफाई करने लगता है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है। वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ शायद मुझे इस कोने की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। अरे ये क्या है? वाह ये तो कितना बड़ा है। क्या ये एक अलमारी है?
तभी वो फिर से कांगी की बातों को याद करता है। कांगी ने उससे साफ साफ कहा था उसे सावधानी से हर जगह की सफाई करनी होगी, उन जगहों की भी जो दिखाई नहीं देती, फर्श का हर कोना, यहाँ तक कि हर एक सजावटी चीज भी। याद करते ही जिन्वू जोश जोश में सोचता है, हाँ हर एक चीज जो दिखाई नहीं देती है, चलो सफाई करते हैं। ये हिस्सा तो लगभग मुझसे छूट ही गया था, लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलता है वो हैरान हो जाता है। उस अलमारी के अंदर एक मेमोरियल टेबलेट रखा हुआ था जिस पर लिखा था मेरे गुजर गए पिता काई गोंग की आत्मा। उस मेमोरियल टेबलेट को देखकर जिन्वू हैरान होते हुए कहता है, हाँ समय से पहले मौत, सख्त पिता, काई गोंग का दूध, आत्माओं का रथ। मेरी माँ के कब्र पर भी इसी तरह की एक मेमोरियल टेबलेट था। तो यंग मास्टर इस तरह से अपने पिता को याद करते हैं। उस मेमोरियल प्लेट के शब्दों को पढ़कर जिन्वू इमोशनल हो जाता है और अपने पास की चीजों को याद करता है जहाँ पर उसकी माँ ने उससे कहा था, जिन्वू, हमारा जिन्वू, तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसे हो, खासकर तुम्हारी ये आंखें। लेकिन जिन्वू के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि जिन्वू के पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तो नाम तो दूर, जिन्वू को उनका चेहरा भी पता नहीं है। इन्हीं बातों को याद करते हुए जिन्वू उदास होते हुए सोचता है, बस इतना ही था। मेरी माँ ने मेरे पिता के बारे में मुझे बस इतना ही बताया था। तभी वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ यहाँ सिर्फ एक ही मेमोरियल टेबलेट क्यों है? मैंने सुना है कि यंग मास्टर की माँ भी गुजर गई है। और सोचता है, महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये सोचते ही जैसे ही वो उस टेबलेट को साफ करने लगता है तभी वहाँ पर यून आ जाता है, जिस बात का एहसास होते ही जिन्वू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यून गुस्से में लग रहा होता है। वो जिन्वू से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन्वू डर के मारे घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं यंग मास्टर। तभी यून की नजर जिन्वू के हाथों में पड़ती है जिसने वही मेमोरियल टेबलेट पकड़ा हुआ था। ये देखते ही यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, ऐसा लगता है कि चीजों को छूने की तुम्हारी गंदी आदत अभी भी वैसी ही है। क्या मुझे तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए था? अब ये सुनते ही जिन्वू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मेरे हाथ। तभी यून उसके गले को जोर से दबाता है। जिन्वू स्ट्रगल करते हुए कहता है, यंग मास्टर, नहीं प्लीज। लेकिन यून में तो भूत सवार था। वो इतने गुस्से में था कि तभी जिन्वू रोते हुए कहता है, यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए। ये देखकर यून हैरान हो जाता है। तभी वो जिन्वू को जोर से नीचे पटक देता है। जिन्वू दर्द के मारे खांसी रहा था कि तभी यून अपनी तलवार निकालता है और जिन्वू पर वार कर देता है। इससे पहले जिन्वू कुछ कर पाता, यून सीधा उसके गले के नजदीक वार करता है। ये देखकर जिन्वू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यून तो हंसने लगता है और गुस्से में कहता है, अभी इसी वक्त तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही जिन्वू तो डर के मारे घबराते हुए भागते हुए उस कमरे से चला जाता है। अब बाहर आते ही जिन्वू को एहसास होता है कि यून के वार की वजह से उसके गले में चोट लग गई थी। वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान, ये सब कुछ क्या था? दर्द हो रहा है। आज तो लगभग मैं मर ही चुका था। आज यंग मास्टर मुझे मार ही डालते। तभी वहाँ पर कांगी आ जाता है। जिन्वू को इस हालत में देखकर कांगी शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, जिन्वू, ये तुम्हें क्या हुआ है? जिन्वू सैर होते हुए कहता है, यंग मास्टर ने मुझे यहाँ से चले जाने को कहा। मुझे पता नहीं कि मेरी क्या गलती है। जिन्वू की बातें सुनते ही कांगी वरील होते हुए कहता है, जिन्वू पहले तुम शांत हो जाओ। जिन्वू कांगी की बातें नहीं सुन रहा था। वो रोते हुए कहता है, यंग मास्टर ने मुझे यहाँ से चले जाने को कहा। आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? तभी कांगी जोर से कहता है, जिन्वू पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे गले से खून बह रहा है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घाव को पोंछकर साफ कर देता हूँ, ठीक है? ये सुनते ही जिन्वू रोते हुए कहता है, कांगी, और भी जोर से रोने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में जिन्वू अकेला बैठा हुआ था। वो अभी भी रो रहा था। वो अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि तभी वहाँ पर म्याऊ आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। म्याऊ से पूछती है,
क्या तुम ठीक हो? जिन्हों दुखी होते हुए कहता है, मैं रो रहा हूँ। अब म्याओ उसके पास आकर उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो, इसे पी लो, कांगी ने मुझे करने को कहा है। जिन्हों हैरान होते हुए कहता है, क्या कांगी ने? म्याओ कहती है, हाँ, कांगी ने कहा था। जिन्हों परेशान है तो प्लीज जाकर उसे एक कप गर्म पानी दे दो। ये सुनते ही जिन्हों खुश होते हुए सोचता है, क्या कांगी ने मेरे बारे में सोचा? और सैड होते हुए सोचता है, काश यंग मास्टर भी कांगी की तरह काइंड होते। तभी म्याओ हैरान होते पूछती है, तो बताओ आखिर क्या हुआ है? मैंने सुना है कि तुम थोड़ी देर पहले घबरा कर यंग मास्टर के कमरे से भागकर बाहर आ गए थे। जिन्हों हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे यंग मास्टर ने डांटा, बहुत ही ज्यादा। म्याओ हैरान होते हुए पूछती है, क्या तुम्हें यंग मास्टर से डांट पड़ी? लेकिन क्यों? जिन्हों कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी अभी यंग मास्टर के कमरे को साफ किया है। म्याओ हैरान होते हुए कहती है, लेकिन तुम वहाँ की सफाई क्यों कर रहे थे? आमतौर पर तो ये काम कांगी करता है। जिन्हों कहता है, मैंने आज ही से उस कमरे की सफाई शुरू करने का फैसला किया है। म्याओ हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा है? तो हो सकता है कि सफाई करते हुए तुमसे कुछ टूट गया हो। ये सुनते ही जिन्हों घबराते हुए कहता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा है। तभी वो युन की बातों को याद करता है। युन ने उसे कहा था, ऐसा लगता है कि चीजों की छूने की तुम्हारी गंदी आदत अभी भी वैसी ही है। क्या मुझे तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए था? ये याद करते ही जिन्हों सोचता है, यंग मास्टर, आपने यही कहा था, शायद मैंने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे आप नाराज हो गए हैं। ये सोचते हुए जिन्हों दुखी हो जाता है और कहता है, हाँ, वो उस पर्दे के पीछे एक अलमारी थी जिसके अंदर मेमोरियल टेबलेट और एक हेयर पिन था। ये सुनते ही म्याओ शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए कहती है, क्या ये हो सकता है कि वो वही चीज? तुमने कहा कि तुमने उस हेयरपिन को छुआ था। जिन्हों कहता है, हाँ, मैंने उसकी सफाई की थी। म्याओ घबराते हुए कहती है, अरे यार, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया? जिन्हों कहता है, उस पर बहुत धूल लगी थी, मैं बस उसे पोंछने ही जा रहा था। तभी म्याओ घबराते हुए कहती है, अरे बाप रे, और अपने इधर उधर देखने लगती है और चुपके से जिन्हों के कानों में कहती है, अरे वो चीज लेट मिस्ट्रेस की निशानी है। ये सुनते जिन्हों शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? म्याओ घबराते हुए कहती है, ये अफवाह है कि कुछ साल पहले एक बदमाश उस हेयरपिन को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। अब तुम अंदाजा लगाओ उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। उसे मार दिया गया। तुम तो जानते ही हो ना, यंग मास्टर शुरू से ही डरावने थे, लेकिन उस समय तो वो और भी ज्यादा डरावने थे। इतने डरावने थे कि मैं उनसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। ये सुनते ही जिन्हों डर के मारे घबराते हुए कहता है, क्या? नहीं, मेरा उस हेयरपिन को चुराने का कोई इरादा नहीं था। म्याओ कहती है, हाँ ठीक है, शायद तुमने ऐसा इससे किया क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम ऐसा करते? तुम तो बिल्कुल डरपोक हो। लेकिन वो जिन्हों को घूरते हुए हैरान होते हुए सोचती है, जब मुझे पता चला कि तुम्हें यंग मास्टर ने निकाल दिया है तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है, लेकिन उस हेयरपिन को छूने के बाद भी तुम यंग मास्टर के सामने से जिंदा लौटने की हिम्मत कैसे कर पाए? तो यंग मास्टर को तुम काफी पसंद हो जिन्हों, है ना? ये देखकर कि म्याओ उससे घूर रही है, जिन्हों कंफ्यूज हो जाता है। तभी म्याओ मुस्कुराते हुए कहती है, जिन्हों तुम, और गाना गुनगुनाने लगती है, जो देखकर जिन्हों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब म्याओ वहाँ से जाते हुए कहती है, खैर तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जिन्हों, अब तुम खूब खाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। तुम्हें वाकई अच्छा खाना खाने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में। जिन्हों हैरान होते हुए म्याओ की ओर देखता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि म्याओ ने आखिर कहना क्या चाहती है। अब नेक्स्ट सीन, रात हो जाती है। कांगे टहल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने म्याओ आ जाती है। म्याओ को देखते ही कांगे हैरान होते पूछता है, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्याओ कहती है, कुछ नहीं, और कांगी से कहती है, तुमने जिन्हों को कुछ नहीं बताया है ना? मेरा मतलब उस पर्दे के पीछे वाले अलमारी से है। ये सुनते ही कांगे मुस्कुराता है
अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, अगर ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।